आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 के एग्जाम को क्रैक करने के लिए जो आपका साथियों 8, 9 और 10 जून को है, इस परीक्षा को क्रैक करने के लिए आज की इस वीडियो के माध्यम से हम पूरे सिलेबस के संपूर्ण निचोड़ को देखेंगे। इस निचोड़ में आप लोग साथियों हिंदी का निचोड़ देखेंगे, जीके जीएस संविधान करंट अफेयर का निचोड़ देखेंगे और उसके अलावा रीजनिंग और मैथ्स का भी साथियों निचोड़ देखेंगे। तो 1 बाय 1 करके सारे सब्जेक्ट को साथियों हम लोग देखेंगे। जैसा आपका पेपर इस बार आएगा वैसे सवाल मैं तैयार करवा के लाया हूं। चलिए तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। सबसे पहले हिंदी के सवाल होंगे और हिंदी में आप अपना टारगेट सेट कर लीजिए कि भाई इतने में से इतने मुझे सही करना है, यानी कि लगभग 37 सवाल में से कितने सवाल आपके सही हो सकते हैं, एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। चलिए तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। निरामिष कैसे लिखा जाता है? तो मैं कहूंगा जैसे ऑप्शन नंबर बी में निरामिष लिखा हुआ है बिल्कुल ऐसे लिखा जाता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि कनिष्क का सातु विलोम क्या हो सकता है? तो आपको मालूम होना चाहिए कनिष्क का विलोम सहकर्मी नहीं होता। देखिए सहकर्मी का विलोम भिन्नकर्मी होता है, सहायक का विलोम विरोधी होता है और अनुदार का विलोम उदार होता है। लेकिन अगर कनिष्ठ के विलोम की अगर हम बात करते हैं तो कनिष्ठ का विलोम सातु वरिष्ठ होता है। यह बात आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए दिए गए शब्द का विलोम यानी कि स्थूल का विलोम क्या होता है, आपसे पूछा जा रहा है। देखिए यहां पर अस्थिर लिखा हुआ, अस्थिर का विलोम स्थिर होगा और अग्रज का विलोम अनुज होगा। और अगर बात करते हैं सूक्ष्म विलोम साथियों क्या होता, स्थूल का विलोम सूक्ष्म और सूक्ष्म का विलोम स्थूल होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं साथियों यहां पर इसकी यानी कि सूक्ष्म ही तो हो जाएगा साथियों, यानी कि स्थूल का विलोम सूक्ष्म हो जाएगा और सूक्ष्म का विलोम स्थूल यहां पर हो जाएगा। बात आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कहा जा रहा है कि जो कुछ न जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसको तो साथियों अज्ञ कहा जाता है। जो कुछ नहीं जानता उसको अज्ञ कहा जाएगा, है ना। और जो बहुत कम जानता हो उसको अल्पज्ञ कहा जाएगा। जो सब कुछ जानता हो उसको सर्वज्ञ कहा जाएगा। यह बात आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए, यानी कि तटस्थ कैसे लिखा जाता है आपको बताना है। तो मैं तो कहूंगा जैसे ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है साथियों तटस्थ बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही लिखा जाता है। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है ना। तो आपको मालूम होना चाहिए परीक्षा गुरु की अगर बात करें तो इसी को हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है। उसके बाद देखिए कि निम्न में से कौन सा एक युग्म विपरीत अर्थक नहीं है? तो विपरीत अर्थक नहीं है ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए मैं कहूंगा कि कंजूस की अगर बात करते हैं तो कंजूस का विलोम तो उदार होता है, ऊंच का विलोम नीच होता है, उदय का विलोम अस्त होता है, उग्र नहीं होता है, और उत्थान का विलोम पतन होता है। तो कुल मिला के आपका जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, साथियों जिन अवयव का संबंध वाक्य से नहीं होता, वक्ता के हर्ष शोक से होता है, सातु आदि के भावों से होता है, तो उनको क्या कहा जाए? उनको विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं, संबंध सूचक अव्यय कहते नहीं, क्रिया विशेषण समुच्चय बोधक अव्यय नहीं साथियों, उनको विस्मयादि बोधक अव्यय कहा जाता है। यह भी सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए साथियों आपसे कहा जा रहा है कि ने, क्या ने का प्रयोग किस कारक के साथ होता है? तो मैं कहता हूं कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, तो अगर के लिए आता तो संप्रदान लगाते, कर्ता ने आता तो कर्ता लगाते, यहां पर ने आया है तो कर्ता आपका आंसर होगा। तो कुल मिला के साथियों आंसर आपका अगर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो कौन सा जोड़ा सही नहीं, ये बात आपसे पूछा जा रहा है। देखिए बेटी का बेटियां हो जाएगा बहुवचन, डिबिया का डिबिया हो जाएगा नहीं साथियों, श्रोता का श्रोतागण हो जाएगा बहुवचन, वधु का वधुआ हो जाएगा, लेकिन डिबिया का डिबिया होता है, डिबिये नहीं होता है, डिबिया होना चाहिए था। उसके बाद देखिए बकरी का पुल्लिंग रूप क्या होता है साथियों? बकरी के स्त्रीलिंग शब्द है और बकरी का पुल्लिंग क्या हो जाएगा? बकरा हो जाएगा। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है बताइए? तो ये पश्चिमी हिंदी की एक उपबोली है कन्नौजी जिसका नाम है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। उसके बाद देखिए उसने पढ़ लिया होगा, ये कैसा वाक्य है? तो उसने पढ़ लिया होगा कैसा वाक्य है? इसमें एक संदेह दिखाई दे रहा है, तो ये एक आपका संदेहवाचक वाक्य हो जाएगा और जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी था तो बिल्कुल सही था। साथियों आप पूरी कोशिश ये कीजिए कि मुझसे पहले आप अपना आंसर बता दें और फिर मैं जो आंसर बताऊं उससे मैच करिए कि जो मैंने आपको आंसर बताया है क्या वही आपका आंसर था। अगर वही आपके आंसर हो रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, ये की संभावना आपकी बढ़ाते जा रहे हैं। उसके बाद देखिए पुनर्जन्म का अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो क्या करेंगे? तो पुनः धन जन्म करेंगे। इसमें कौन सी संधि है साथियों? इसमें आपकी विसर्ग संधि है। उसके बाद देखिए कि इनमें से संयुक्त स्वर कौन सा है, एक बार मुझे बता दीजिए। तो मैं कहूंगा साथियों संयुक्त स्वर आपसे पूछा जा रहा है, तो ए की अगर बात करते हैं साथियों इसमें से
ए की अगर बात करते हैं तो ये आपका एक संयुक्त स्वर है, संयुक्त स्वर है, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हरिपद कोमल कमल से जो सबको सुख देत, इस पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो पंक्ति में कौन सा अलंकार है? मैं कहूंगा यहां पर उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। राम खाना खाएगा, इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप आपसे पूछा जा रहा है। तो राम खाना खाता है, ये कर्मवाच्य है नहीं। राम से खाना खाया जाएगा, ये कर्मवाच्य है। बिल्कुल सही साथियों, राम से खाना खाया जाएगा, तो ये आपके इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। मेरा आज खाने का मन नहीं है, क्या मेरा आज खाने का मन नहीं है, अशुद्ध अंश स्पष्ट आपको करना है। चलिए, मेरा आज खाने का मन नहीं होती है, तो दिक्कत यहां पर है सातु, मेरा आज खाने का मन नहीं है, ऐसे करके सातु कुछ होना चाहिए था, है ना। तो कुल मिला के दिक्कत ऑप्शन नंबर डी वाले में थी और यही आपका जवाब होगा। इसमें से सही विन्यास शब्द कौन सा है? तो आपको ये बताने कि अध्ययन कैसे लिखा जाता है, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, जैसे ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ अध्ययन बिल्कुल ऐसे लिखा जाता है। जिसे क्षमा ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या बताओगे? अक्षमा बताओगे, अक्षम्य बताओगे, अक्षम्य बताओगे, अक्षम्य बताओगे, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जिसे क्षमा ना किया जा सके उसको अक्षम्य कहा जा सकता है। हाहाकार हुआ क्रंदन में कठिन वज्र होते थे चूर, पंक्ति में कौन सा रस है, ये बात आपसे पूछी जा रही। तो हाहाकार शब्द यहां पर आ रहा है, तो मैं कह सकता हूं यहां पर तो भयानक रस हो जाएगा। अनुस्वार का चिन्ह स्वर के पहले दो बिंदी नहीं साथियों, चंद्र बिंदी भी नहीं, आगे दो बिंदी नहीं, एक बिंदी, यानी कि स्वर के ऊपर एक बिंदी लगती है अनुस्वार में। सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। हिमालय के लिए अगर मैं आपसे संधि विच्छेद पूछूं तो आप क्या कहेंगे? हिम धन आलय नहीं, हिम धन आलय बिल्कुल सही साथियों। हिमालय में कौन सी संधि विच्छेद अगर करेंगे तो हिमालय हो जाएगी, और इसमें कौन सी संधि है एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बताइएगा। उसके बाद देखिए, पक्षी दाना चुग रहा है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं हो सकता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए तो बता दीजिए आपका जवाब साथियों क्या हो जाएगा। देखिए, पक्षी की अगर हम लोग बात करें तो पक्षी को नभचर कहते हैं, खग कहते हैं, अंडज भी कह सकते हैं साथियों, लेकिन पंकज नहीं कहते। पक्षी का पर्यायवाची पंकज नहीं होता है। मुहावरे लोकोक्ति का प्रयोग भाषा को अलंकृत करने के लिए किया जाता है, यह भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी करता है, यह भाषा शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य या दूसरों को प्रभावित करने का सरल तरीका है। मैं कहूंगा इन लाइंस में से जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी वाला होगा, क्योंकि मुहावरे और लोकोक्ति का प्रयोग जो किया जाता है वो भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाने के लिए किया जाता है। उसके बाद देखिए कि चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण क्या है मुझे बताइए। देखिए, अगर हम बात करते हैं साथियों, देखिए विद्यार्थी की विशेषता बता रहा है ये चतुर शब्द, तो ये तो आपका विशेषण हो जाएगा। लेकिन अगर पूछा जाता है ये क्या है विद्यार्थी, तो ये आपका विशेष होगा। क्यों? क्योंकि जिसकी विशेषता बताई जाती है वो शब्द विशेष कहलाया जाता है, और जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है वो आपके विशेषण होते हैं। तो इसमें जो होगा वो चतुर शब्द जो होगा ये आपका एक विशेषण हो जाएगा। अगला देखिए, चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता कौन है? तो ये तो आपको मालूम होना चाहिए अच्छे से, मैं आपको कई बार बता चुका हूं, जयशंकर प्रसाद ये चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता हैं। जिनका संबंध आध्यात्म से होता है उनके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उनको आध्यात्मिक कहा जाता है। अगला देखिए साथियों, हस्तलिखित का सही सामासिक विग्रह इनमें से कौन सा होगा? तो कौन सा होगा? देखिए, हस्तलिखित हाथ पर लिखित नहीं, हाथ से लिखित बिल्कुल सही साथियों, हाथ से लिखित हो जाएगा, आंसर आपका भी होगा। गौरव का लाघव से वही संबंध है जो नकल का किससे है? यहां पर गौरव का विलोम होता है साथियों लाघव, तो नकल का विलोम क्या अकल होता है? नहीं, नकल का विलोम मूल होता है, तो मूल आपके सवाल का राइट आंसर होगा। इनमें से कौन सा शब्द देशज नहीं है, ये आपसे कुल मिला के यहां पर पूछा जा रहा है। तो कौन सा शब्द साथियों देशज नहीं है मुझे बताइए। टोपी, पेट, लाठी, गमला, मैं कहूंगा गमला शब्द यहां पर देशज नहीं है, बाकी सारे देशज शब्द हैं। उसके बाद देखिए, वी उपसर्ग से बना शब्द इसमें से कौन सा हो सकता है? तो बहन तो नहीं होगा, भीम भी नहीं होगा, बियर भी नहीं हो सकता, विमुख हो जाएगा, क्योंकि वी अलग और मुख अलग, यानी कि वी जो होगा ये एक उपसर्ग का काम करेगा। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, इस पंक्ति के दोनों चरणों में कुल मिलाकर कितनी मात्राएं हैं, ये बात आपसे यहां पर पूछी जा रही है, मुझे बताइए। देखिए, ट्राई करते हैं साथियों। देखिए, यहां पर अगर बात करें 1 2 3 3 मात्रा यहां पर हो गई, यहां पर भी 3 मात्राएं होंगी, 1 2 2 मात्रा यहां पर होगी, 1 2 3 मात्रा यहां पर होगी, 2 मात्रा यहां पर हो गई, 1 2 3 मात्रा यहां पर हो गई, 1 2 यहां पर मात्राएं होंगी साथियों, 1 2 3 होगी है, और 1 2 3 यहां पर हो जाएंगे, 1 2 3 यहां पर हो जाएंगे। कितनी होगी देखिए जरा, 3 3 6 7 8 8 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20, 21, 22, 23, 24, 25, 25 हो रही हैं, है ना। 25 नहीं होगी सातु, मैंने पता कहां पर एक एक्स्ट्रा जोड़ ली। अगर बात करते सातु यहां पर मैंने ये यहां पर 2 मात्राएं होंगी, तो कुल मिला के 2 मात्राएं होंगी, क्योंकि एक बड़ा आ और ओ वाली, तो कुल मिला के 2 मात्राएं। तो कुल मिला के अगर बात करते 25 नहीं बल्कि 24 मात्राएं हो जाएंगी इन दोनों पंक्तियों में, एक इसमें 24 मात्राएं हो जाएंगी। सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। उसके बाद देखिए, हिंदी में शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्दांशों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है सातु? परसर्ग कहा जाता है। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। क्रोध रूपी अग्नि, क्रोधाग्नि, ये कौन सा समास है? यानी कि क्रोध रूपी अग्नि को क्रोधाग्नि कहा जाता है, ठीक है। इसमें कौन सा समास है? तो मैं कहूंगा इसमें कर्मधारय समास है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। उसके बाद देखिए, आपसे यहां पर कहा जा रहा है कि उत्थान का इनमें से कौन सा विलोम हो सकता है? तो उत्थान का विलोम तो कई बार मैं आपको बता चुका हूं, पतन हो जाएगा। उत्थान का विलोम क्या होता है साथ? तो पतन होता है, और पतन का विलोम क्या होता है? उत्थान होता है। अगला देखिए, गोधूम शब्द है, तो गोधूम शब्द क्या देश शब्द है, विदेश शब्द है, तत्सम शब्द है या तद्भव शब्द है? तो आपको मालूम होना चाहिए गोधूम एक तत्सम शब्द हो जाएगा। आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए, किस छंद के प्रथम 2 चरण दोहा छंद के और शेष 4 चरण रोला छंद के होते हैं? तो पता किसकी बात चल रही है साथियों? मैं कहूंगा कुंडलिया की बात चल रही है। यानी कि कुंडलिया छंद के प्रथम 2 चरण दोहा छंद के और शेष 4 चरण रोला छंद के होते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। और यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है, इस बार भी साथियों आएगा। अगला देखिए, इनमें से कौन सा शब्द सातों तत्सम है? मुझे बताइए। आलस्य, आम, आग, आश्रम। मैं कहूंगा ये तो सारे तद्भव शब्द है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए वाला आलस्य शब्द आपका एक तत्सम शब्द हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों, आपका यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि अक्टूबर 2025 में दुनिया का पहला रामायण मोम संग्रहालय यानी कि वैक्स म्यूजियम ये कहां पर बनाया गया है? तो ये साथियों अपने उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बनाया गया है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। तो साथियों लगभग हिंदी के सवाल अब खत्म हो चुके हैं। अब हम लोग यूपी की करंट अफेयर के सवाल देख रहे हैं। कुछ सवाल, लगभग 4 से 5 सवाल हम लोग यूपी की करंट अफेयर के देखेंगे। उसके बाद हम लोग 1 बाय 1 करके अलग अलग क्वेश्चंस पर बढ़ेंगे। अगला देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनेस्को ने आधिकारिक रूप से किस भारतीय शहर को अपने क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल करके सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी यानी कि खान पान की नगरी का दर्जा दिया है? तो पता साथियों, लखनऊ को यह दर्जा मिला है। यानी कि आंसर आपके सवाल का जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है साथियों, लखनऊ आपका यहां पर जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अगला सवाल है कि बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2025 के अनुसार भारत में सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य अपना उत्तर प्रदेश है। अगला देखिए, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मैं कहूंगा लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस थे, साइमन नहीं थे, स्टेफोर्ड क्रिस्प भी थे, अलेक्जेंडर भी थे। यानी कि आपके सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि सर जॉन साइमन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे, बाकी ये तीनों थे। भारत एक गणतंत्र है, गणतंत्र का मतलब क्या होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। शासक राजा या रानी होगी, इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है शासक राजा या रानी का सीधा वंशज होगा, ऐसा भी नहीं है। उस राज्य का प्रमुख उसके लोगों के द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत एक गणतंत्र देश है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। भारतीय संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 43 का भी किससे संबंधित है? तो ये सातों किससे संबंधित है? मैं कहूंगा ये सहकारी समितियों से संबंधित है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। मानव के दुर्व्यापार का प्रतिषेध भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत निहित है? कौन सा अनुच्छेद के बारे में यह बात कहता है? मैं कहूंगा मानव के दुर्व्यापार का प्रतिषेध, यह संविधान के अनुच्छेद 23 में इस बात का जिक्र किया गया है। आंसर आपका डी होगा। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा करने वाली स्वर्ण सिंह समिति का गठन किस प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था? तो मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू या इंदिरा गांधी? तो मैं कहूंगा साथियों स्वर्ण सिंह समिति का गठन जो है वो इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला देखिए साथियों, भारत के संविधान के अनुसार राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं? तो जो उपराष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे, मुझे बताइए। तो पहले सभापति कौन थे, यानी कि पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, और यही राज्यसभा के पहले उपसभापति थे। सही जवाब अगर आपका ऑप्शन नंबर बी है
है, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि आमतौर पर रेलवे की राज्य स्तरीय सुरक्षा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो कौन होते हैं साथियों? डीजीपी आयुक्त होते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, वित्त मंत्री होते हैं, तो मैं कहूंगा डीजीपी होते हैं। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। उसके बाद देखिए स्थायी मध्यस्थता न्यायालय ये कहां पर स्थित है, तो मैं कहूंगा ये हेग में स्थित है, नीदरलैंड के हेग में ही स्थायी मध्यस्थता न्यायालय स्थित है। उसके बाद देखिए इनमें से किस मुद्रा मूल वर्ग को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल रानी की वाव में शामिल किया गया है, तो किसकी बात चल रही है साथियों? विमुद्रीकरण किए गए 1000 रुपए के नोट, नवीनतम 500 रुपए के नोट, नवीनतम 100 रुपए के नोट, तो मैं कह सकता हूं साथियों नवीनतम 100 रुपए के नोट, ये आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। अगला देखिए रियल किस देश की मुद्रा है, तो रियल की अगर बात करते हैं साथियों ये तो ब्राजील देश की मुद्रा है, आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस साथियों कब मनाया जाता है, तो पता कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। उसके बाद देखिए साथियों 2025 में डॉक्टर मयंक सिंह को द नेशनल डेंड्रीमर एंड नैनो टेक्नोलॉजी सेंटर अमेरिका का निदेशक नियुक्त किया गया था। वे उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंध रखते थे, तो मैं कहूंगा वो मिर्जापुर के रहने वाले थे, तो मिर्जापुर आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला देखिए साथियों द स्कारलेट लेटर किसने लिखी, तो ये किसके द्वारा लिखित है साथियों? ये लिखित है नथानियल हॉथॉर्न के द्वारा लिखित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया हुनर हाट मुख्य रूप से होता है, तो हुनर हाट मुख्य रूप से होता है क्या अल्पसंख्यक युवाओं के लिए छात्रवृत्ति से इसका संबंध है? नहीं। कारीगरों के लिए आवास योजना से नहीं। बेहतरीन हस्तशिल्प करने का मंच है, बिल्कुल सही साथियों हुनर हाट जो है ये बेहतरीन हस्तशिल्प करने का मंच है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। सबके बाद देखिए साथियों सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है, आपसे पूछा जा रहा है। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है जो या छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय जो मुंबई में है, सालार जंग संग्रहालय या भारतीय संग्रहालय कोलकाता का? मैं कहूँ कोलकाता का भारतीय संग्रहालय की सबसे बड़ा संग्रहालय, आपको ध्यान रखना है। स्वर्ण क्रांति यानी कि गोल्डन रेवोल्यूशन किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये साथियों फलों से संबंधित है। स्वर्ण क्रांति गोल्डन रेवोल्यूशन, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तानी बंदरगाह कराची पर भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किए गए 2 आक्रामक ऑपरेशन कौन से थे, तो उन दोनों ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन ट्राइडेंट और ऑपरेशन पाइथन, बिल्कुल सही साथियों यही 2 नाम थे, ऑपरेशन ट्राइडेंट और ऑपरेशन पाइथन। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उत्तर प्रदेश में प्रमुख आणविक शक्ति संयंत्र ये कहां पर स्थित है, तो कहां पर स्थित है? मैं कहूंगा नरौरा बुलंदशहर में स्थित है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान ये कहां पर स्थित है, तो ये साथियों लखनऊ में स्थित है। यूपी के लखनऊ में ही राष्ट्रीय कथक संस्थान स्थित है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आपके एग्जाम में आ सकता है। साथियों वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर नए हैं चैनल को तुरंत आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए 2025 में 25वें आईफा अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसको दिया गया था, तो पता साथियों किसको दिया गया था? नितांशी गोयल को दिया गया था आईफा अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार। अगला देखिए आपसे कहा जा रहा है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में 49 किलोग्राम क्लीन एंड जर्क भारोत्तोलन वर्ग में नया रिकॉर्ड बनाने वाले हर्षवर्धन साहू किस राज्य से संबंधित हैं, तो ये किस राज्य से संबंधित हैं? ये ओडिशा के रहने वाले हैं, ये ओडिशा से संबंधित हैं। उसके बाद देखिए सितंबर 2025 में किसने नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की थी, तो सुशीला कार्की ने नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की थी। अगला देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने पेरिस ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स 2024 के ओलंपियंस और पैरालंपिक्स को कितनी पुरस्कार राशि वितरित की है, तो मैं कहूंगा 22.70 करोड़ पुरस्कार राशि वितरित की है। अगला देखिए एफडीआई की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा रही है, फॉरेन डेटा इन्वेस्टमेंट या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। मैं कहूंगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ही एफडीआई की फुल फॉर्म होती है। अगला देखिए औद्योगिक नीति 1991 ने क्या बढ़ावा दिया, तो साथियों क्या बढ़ावा दिया? उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण का बढ़ावा दिया, बिल्कुल सही जवाब, राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। उसके बाद देखिए हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2026 ऑस्ट्रेलियन ओपन के पुरुष एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया, यानी कि किसने जीता है आपसे पूछा जा रहा है, तो कार्लोस अल्कराज ने ही ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2026 के पुरुष एकल का खिताब जीता है। 2026 के करंट अफेयर के क्वेश्चंस चल रहे हैं।
हाल ही में कौन स्पेस एक्स की पहल को टक्कर देने के लिए अंतरिक्ष आधारित एआई डेटा सेंटर बनाएगा? तो कौन सा देश बनाने वाला है? चीन देश बनाने वाला है। चीन देश स्पेस एक्स की पहल को टक्कर देने के लिए अंतरिक्ष आधारित एआई डेटा सेंटर बनाएगा। किस राज्य में किसान उत्पाद संगठनों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है? तो पता साथियों कहां पर गठित की गई है? तमिलनाडु राज्य में गठित की गई है। बिल्कुल सही जवाब, आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद देखिए, किस देश के वैज्ञानिकों ने धूप से चलने वाला स्वतः चार्जिंग ऊर्जा उपकरण विकसित किया है? तो आपको इसका भी आंसर मालूम होना चाहिए। अपने देश भारत देश के वैज्ञानिकों ने धूप से चलने वाला स्वतः चार्जिंग ऊर्जा उपकरण विकसित किया है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी होगा। किस बैंक ने चक्र नाम से एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है? तो आपको मालूम होना चाहिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने चक्र नाम से एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है। किस देश के महान हॉकी खिलाड़ी माइकल नॉब्स का 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो ये किस देश के थे? ये आपको मालूम होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया देश के थे, हॉकी के खिलाड़ी थे माइकल नॉब्स इनका नाम था और 72 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। किस राज्य में रुसोमा संतरा महोत्सव आयोजित किया गया है? तो ये तो नागालैंड में सातु आयोजित किया गया है रुसोमा संतरा महोत्सव। अगला सवाल देखिए, किस देश के वैज्ञानिकों ने पैनक्रियाटिक कैंसर का इलाज ढूंढ लिया है? ये आपसे पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। तो आपको यहां पर सातु मालूम होना चाहिए स्पेन देश की अगर बात करें तो स्पेन देश के वैज्ञानिकों ने पैनक्रियाटिक कैंसर का इलाज ढूंढ लिया है। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के 9वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो कहां पर किया गया है साथियों? आंध्र प्रदेश में किया गया है। आंध्र प्रदेश आपका जवाब होगा। 2026 में छठा नेशनल क्रॉप न्यूट्रिशन समिट ये कहां पर आयोजित होगा? तो ये साथियों मुंबई में आयोजित होगा। मुंबई आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। आईपीएस पीयूष पांडे किस राज्य के डीजीपी नियुक्त किए गए हैं? तो ये पश्चिम बंगाल के डीजीपी बने हैं साथियों। कौन? पीयूष पांडे। उसके बाद देखिए, तो अब आपके सामने यहां पर रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। तो इन रीजनिंग के सवालों को साथियों वैसे सेट किया गया है और उन सवालों को लिया गया जैसे आपके एग्जाम में पूछे जा चुके सवाल, यानी कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में कैसे सवाल पूछे जाते हैं ये इन रीजनिंग के क्वेश्चंस के माध्यम से आप लोगों को मालूम पड़ेगा। चलिए, तो पहला सवाल रीजनिंग का है। आपको बताने कि सवाल का जवाब क्या होगा। आपसे कहा जा रहा है कि यदि तुम कड़ी मेहनत नहीं करोगे तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। ये विभाग अध्यक्ष द्वारा एक जूनियर को दिया गया कथन है। अब धारणाएं आपको बताने कौन सी निहित है इसमें कि विभाग अध्यक्ष के द्वारा दी गई चेतावनी के परिणाम स्वरूप जूनियर कड़ी मेहनत कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है साथू। जब विभाग के अध्यक्ष ने इतनी कड़ी उससे बात कही गई है कि अगर तुम कड़ी मेहनत नहीं करोगे तो मैं नौकरी से निकाल दूंगा, तो साथू बिल्कुल वो मेहनत कर सकता है। तो ये तो साथियों धारणा निहित ऐसा ही है। कोई भी जूनियर वर्तमान में कड़ी मेहनत नहीं कर रहा, ऐसा थोड़ी ना है साथियों कि आप तक कुछ लोग कर रहे हो, तो ये गलत हो जाएगा। पहला वाला आपका धारणा बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए साथियों, कथन आपके सामने है और निष्कर्ष आपके सामने। आपसे कहा जा रहा है कि ज्ञान एक कौशल नहीं है, यह सीखने और अनुभव लेने की एक क्रिया है। उसके बाद कह रहे हैं कि अशिक्षित लोग वे नहीं हैं जो लिख और पढ़ नहीं सकते, बल्कि लेकिन वो लोग हैं जो सीखने के इच्छुक ही नहीं है, वो लोग अशिक्षित हैं। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको बताने कौन सा अनुसरण करता है? जो लोग लिख और पढ़ नहीं सकते वे शिक्षित हैं, ऐसा नहीं यहां पर कहा गया। यहां पर कहने का मतलब कुछ और था, है ना। तो ये आपका गलत हो जाएगा। ज्ञान और कौशल दो अलग अलग चीजें, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि दूसरा वाला आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। नीचे दी गई श्रृंखला में कितने इन ऐसे हैं जिनके ठीक पहले और बाद में एम होना चाहिए? यानी कि इन ऐसे कितने हैं जिनके ठीक पहले एम हो और बाद में भी साथियों एम हो? यानी कि आपको ये बताना है कि ये कितनी बार आया है एम एन एम। देखिए, एम एन एम ये तो पहली बार हमें मिल गया, एन एम एम, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर से अगर यहां से देखें तो एम एन एम आ गया, ठीक है। एन, अच्छा, एम एन यहां पर नहीं बन रहा है, यहां पर देखिए एम एन एम बिल्कुल बन गया। अब यहां पर अगर बात करें, ये देखिए एक और है एम एन एम, ठीक है, और एक और बन रहा है देखिए एम एन एम। यानी कि कुल मिला के 5 ऐसे एन हमें मिले हैं जिनके ठीक पहले भी और बाद में एम है। तो 5 कहां पर लिखा हुआ है? 5 आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है।